नमस्कार। नमस्कार। मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं दूरदर्शन के बाद एक खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार अभियान में। और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुस्कान। दर्शकों, कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था किसी देश और किसी राज्य के विकास में बहुत ही अहम कड़ी होती है और ये कड़ी तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, अहम हो जाती है जब वो स्वास्थ्य व्यवस्था और भी हाईटेक हो जाए और भी नई तकनीकों से लैस हो जाए। मैं आपको बता दूं कि बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में कितना डेवलप किया है, किस तरह की नई हाई टेक्नोलॉजी अपना रहा है और इस हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिहार के जो लोग हैं वो कितने लाभान्वित हो रहे हैं, वो आज हमें जानने का मौका मिलेगा। क्यों उसका? बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक अच्छी सोच, प्रयास, मेहनत और लगन से कोई भी काम करे तो सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए कोई भी काम अगर हम करें तो एक अच्छी सोच के साथ करनी चाहिए, तो बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम लेते हैं एक अनमोल वचन। तो सबसे पहले लेते हैं एक अनमोल वचन। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं वो है मेदांता सुपर स्पेशलिटी के जो मेडिकल ऑफिसर हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर रविशंकर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार राकेश। नमस्कार मुस्कान। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसे सेवा भाव के रूप में देखा जाता है, तो आपने मेडिकल फील्ड का कैसे चुनाव किया? आपने कैसे सोचा कि आपको इसी फील्ड में है जो करियर बनाना है, लोगों को सेवा देनी है? सही कहिए तो ये सोचा नहीं था। जब हम लोग स्कूल में थे तो 2 ही 3 प्रोफेशन फर्स्ट लाइन में होते थे। पहले एक तो डॉक्टरी का था, दूसरा इंजीनियर्स थे, यही 2, और तीसरा थोड़ी आगे जाके IAS बनने का हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम में यही 3 प्रोफेशन फर्स्ट लाइन में होते थे जिनमें से आपको चुनना होता था। तो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे हम लोग, तो कुछ साथियों ने मेडिकल मैथ्स लिया, कुछ लोगों ने बायोलॉजी लिया, हम बायोलॉजी वाले ग्रुप में थे। तो लॉजिकल आउटकम था कि आप मेडिकल की तैयारी करेंगे। मेडिकल की तैयारी करी, फिर फील्ड में आ गए। शायद बहुत एस्पिरेशन ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें इस लेवल तक लेके जाना है, बट एक था कि आगे बढ़ना है, कोशिश करी गई और समय ने साथ दिया, हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। जी रविशंकर जी, जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मतलब कि इसके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, पेशेंट के सहूलियत के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, तो किस तरह से नई तकनीक से लैस किया गया ताकि जो अन्य हॉस्पिटल्स में इस तरह की जो सुविधाएं अमूमन देखने को नहीं मिलती और कितना ही मील का पत्थर साबित हुआ है बिहार की राजधानी पटना में तमाम बिहार वासियों के लिए? राकेश जी, इससे पहले कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए, इस हॉस्पिटल की परिकल्पना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा की गई। ये ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, बिहार सरकार ने डिसाइड किया कि इसको PPP मोड पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए। तो इंटरनेशनल बीड के थ्रू इनवाइट किया गया, मेदांता ग्रुप ने किया और भी बहुत देश के बड़े बड़े अस्पताल ग्रुपों ने इसमें किया, और मेदांता ग्रुप को फिर बाद में ये अवार्ड किया गया। इसको बनने में 4 से 5 साल लगे। 7 एकड़ का कैंपस है उसमें, और ये PPP मोड पे है। इसका इस बात का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि हमारी जो एक होता है ना, प्राइवेट अस्पताल है तो महंगा होगा, प्राइवेट अस्पताल है तो ऐसा होगा, एक कंसेप्शन दिमाग में होता है। PPP ने कई सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट किया जो पब्लिक माइंड में आता है। हम लोगों को जिस तरह से मैंडेट है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है सरकार के साथ में, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए बहुत सुलभ दरों पर उपलब्ध कराई गई हैं। उतनी बड़ी बिल्डिंग और उतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के शायद एक आम जनमानस घबराता है अंदर जाने में कि अरे इतना हाई फाई है, जो अपने आम जन भाषा में बोलते हैं कि हाई फाई है। आप आके देखिए, एक तो हाई फाई तो ज़रूर है, बट सुविधाएं जिस दर पे हैं वो आपको एक छोटे से जो कोने में एक छोटा सा लैब है या एक छोटे से जो रेडियोलॉजी सेंटर है उसमें जिस दर पे मिलते हैं उसके हम लोग आधे चौथाई दाम पे करते हैं। एक जस्ट एग्जांपल के लिए CT एक्सरे जो है हम लोग 60 रुपये में करते हैं। आप कहीं भी बिहार में कहीं नहीं करवा पाएगा, छोटे से छोटे सेंटर में, इवन सरकारी सेंटर भी 60 रुपये में आपको एक्सरे नहीं करता है। फ्री करता है कई जगहों पे, लेकिन वो नहीं करता है। डिजिटल एक्सरे हम लोगों ने लगाया और 60 रुपये में कर रहे हैं। 1.5 करोड़ की मशीन से 60 रुपये में एक्सरे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। MRI हम लोग 2200 रुपये में करते हैं, और वो सबके लिए, ये नहीं कि हमारे ही मरीजों के लिए। जो भी मरीज़ हमारे यहाँ आएगा उसको ये चीज़ें किसी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हो जानी चाहिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो ये आम जनता के लिए सुलभ है। एक कैंपस में जो आप देश दुनिया में जो चीज़ें सोचते हैं कि हो सकती हैं, की जा रही है, वो हम कर रहे हैं पटना में।
अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक चीज़ होती है जिसमें आर्टिक वाल्व को चेंज किया जाता है बिना ऑपरेशन के, खून की नली के द्वारा, TAV या टावर, कॉमन आम भाषा में बोलते हैं टावर, हम लोगों ने किया। ये तीसरा टावर था हम लोगों का यहाँ पे बिहार में, कोई और नहीं कर पाता है। वो टेक्निक दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बड़े जगहों पे है अवेलेबल, ऐसा नहीं है, बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके लिए जो होता है कि बाहर आप जाते हैं, आपको रेफरेंस मिलता है, आप दिल्ली जाएंगे, CMC जाएंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाएंगे, वो सब हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एक कैंपस में 7 एकड़ के कैंपस में सब, कोई भी चीज़ हो, 24 घंटे रात दिन, किसी भी तरह के मरीज़ हों, ट्रॉमा है, हार्ट अटैक है, CVA है, और वो जो लेटेस्ट चीज़ें आपको देश के दुनिया के अस्पतालों में मिलेगी, हम लोग पटना में कर रहे हैं। ये सबसे काबिल तारीफ बात है जी। साथ ही सर, जैसा कि आपने बताया, इस पे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी आपसे कि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग यहाँ से दूसरे प्रदेश में जाते हैं या विदेश में जाते हैं इलाज करवाने की। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ के जो आमजन हैं उनको बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना विश्वास बढ़ा है, इस बारे में बताएं, या कितना बढ़ना बाकी है? हम लोगों को काम करते करते करीब 1 साल हो गया है, और 1 साल में हमारा हम लोगों ने 1 लाख के करीब हम लोगों ने लोगों को ट्रीट किया, जो हमारी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और लोग जुड़े जा रहे हैं। चूँकि सरकार हमारे साथ में है, सरकार ने हमें जगह मुहैया कराई है, तो हमें उसके बदले सरकार को और पब्लिक के लिए बहुत सारा काम करना है। तो हम पब्लिक के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, जो आम जनता को आम दरों पे सुलभ होगी। जो चीज़ें कहीं सरकारी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो सब हम लोग सरकार के स्वास्थ्य विभाग के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करेंगे। स्वास्थ्य विभाग अपने चीज़ों को, अपने मरीजों को जो वहाँ पे नहीं हो पाएगा, उनको हमें रेफ़र करेगा। ऐसा विधान है हमारे साथ में, उनका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो लोग हमें रेफ़र करेंगे, और आने वाले दिनों में सरकार, स्वास्थ्य विभाग इसका घोषणा करने वाला है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि मेदांता सुपर स्पेशलिटी के अंदर किस तरह की जो स्पेशलिटी है, जो स्पेशलाइज मरीजों को वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा रही हैं? देखिए, दिल के मरीजों के लिए जो भी चीज़ हो सकती है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वाल्व की सर्जरी, टावर हो गया, जो भी चीज़ें हो गया, एरिथमिया जिनको होता है, EP स्टडीज़, वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। एक फर्स्ट फ्लोर पे हमारा कैथ लैब है, 2 कैथ लैब हैं, उसमें हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब चीज़ जो संभव है। CABG की जो बात है, बाईपास सर्जरी बिहार में बहुत कम गिने चुने जगहों पे इक्की दुक्की होती थी, वो हम लोग धड़ाधड़ कर रहे हैं, और सारे बिहार से लोग आ रहे हैं। हम लोग, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। आज अगर आप मिलते हैं और अगर सबको आप उस लायक हैं और डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हुआ है, तो हम लोग कल आपका सर्जरी कर सकते हैं। हम लोग कैपेबल हैं, कैपेसिटी की कोई इशू नहीं है, डिले कोई नहीं है। जो सरकारी व्यवस्था में होता है ना कि आज आपको डेट दिया जाएगा, हमारे डेट का कोई चक्कर नहीं। आपको फिट होना चाहिए सर्जरी के लिए, फिटनेस के बाद हम लोग इमीडिएटली आपको कर सकते हैं। न्यूरो सर्जरी में, ट्रॉमा में किसी तरह का चोट लग जाए, मल्टीपल ऑर्गन, मल्टीपल इंजरी हो, जब चोट लगता है तो सिर्फ एक चीज़ में तो चोट लगती नहीं है। जब एक्सीडेंट होता है तो हड्डी भी टूटेगी, पेट में भी इंजरी होगी, सर में भी होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग डॉक्टर चाहिए होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। हम सब लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह पे काम शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ जो इमरजेंसी ट्रॉमा के हेड हैं वो ट्रॉमा सर्जन हैं। ट्रॉमा सर्जन नई विधा है जहाँ पे एक डॉक्टर लगभग सब चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है। वो पेट में भी कर सकता है, सर पे भी कर सकता है। पहले क्या होता है, न्यूरो सर्जन अलग से आते थे, पेट का अलग डॉक्टर होता, हड्डी। तो बेसिक लेवल पे कि तुरंत केयर दी जा सके, पहला गोल्डन आवर कंसेप्ट है कि तुरंत इमीडिएटली 4 डॉक्टर तो मिलेंगे नहीं, तो इसलिए ट्रॉमा सर्जन का डेवलप किया गया। अब वो सब कुछ शुरू कर देते हैं, फिर नए स्पेशलिस्ट साथ में जुड़ते जाते हैं। जो गोल्डन आवर का जो कंसेप्ट है कि हम तुरंत सेवा दी जाए, तो तुरंत उसको इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं इलाज। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे गन शॉट वुंड्स, हमारे अनफॉर्चुनेटली गन शॉट वुंड्स का पेशेंट आता ही रहता है, तो उसमें उसको तुरंत मिल जाता है। लगभग सारे पेशेंट हम लोगों ने बचा लिए जो हमारे पास में है। ये बड़ी बात है, मतलब तुरंत आप सेवा दे पाते हैं, उनको जान बचा लेते हैं ये जी। और सर, अगर आज के संदर्भ में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अगर प्रमुख चुनौतियों के बारे में अगर बात करें, तो आपके नज़र में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके नज़र में उभरते हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में मुस्कान, अज्ञानता से बड़ा चुनौती कोई नहीं है जी। आपको भी पता है कि आपको आधा घंटा पैदल चलना, आप नहीं चलते हैं। सारी दुनिया को पता है कि आधा घंटा पैदल चलना चाहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए। वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप उसको किसी तरह से बीट नहीं कर सकते। हम आपको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। जी। जो हमने बताया उसको पालन करिएगा, तभी तो उसका इफेक्ट आएगा।
मोस्टली हम लोग सुन लेते हैं, नॉलेज बहुत है, पालन थोड़ा सा कम है, तो इस करके जो बीमारियां हैं वो बढ़ी जा रही हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ का दौर है, इन्फेक्शस डिजीज़ का दौर धीरे धीरे कम हो रहा है और लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ी जा रही हैं। वो सिर्फ आपके दिनचर्या से रिलेटेड है। जानकारी शायद है, पालन थोड़ा कम है। जी तो बिल्कुल। पालन करने की ज़रूरत है। जो बताया जा रहा है, जो भी डॉक्टर्स विशेषज्ञ बोलते हैं, योग अगर हम कहते हैं योग हमारी दिनचर्या का पार्ट है हिंदुस्तानी, उसमें कितने लोग करते हैं ये जी। भी सर जैसा कि अभी आपने बताया वर्क लाइफ की आपने बात की, आजकल लोग हैं जो ज़्यादातर अपना समय कंप्यूटर के सामने बिताते हैं। ज़्यादातर आज के बच्चों को भी अगर देखा जाए तो बाहर खेलने ना जाके घर में ही कुछ खेलते हैं, अपने फ़ोन से या टीवी में देखते हैं। तो क्या लगता है कि कितना इससे जो मानसिक अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उस पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप अगर हम लोग के समय में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को घर बुलाने के लिए पेरेंट्स दौड़ते थे कि भाई घर आ जाओ, घर आ जाओ, हम लोग बाहर ही मिलते थे। आज के दौर में माँ बाप कहते हैं बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर। कोई बच्चा जाता नहीं है। बाहर जब जाते हैं तो आप सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, यू आर इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट। आप समाज से जुड़ रहे हैं, जो आपका साथी है उससे जुड़ रहे हैं, आपका मेंटल विकास होता है। आप अकेले रह के आप विकास नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपका मानसिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सहयोगियों से मिलें, लोगों से मिलें, नए तरह तरह के लोगों से मिलें, अनजान लोगों से मिलिए जी, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। बच्चे के डेवलपमेंट में सब चीज़ें होनी चाहिए, उसको सब चीज़ से इंटरेक्ट करना होता है। जी, तो उसको धूल से भी इंटरेक्ट करना होता है, उसको नए लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, तभी तो सीखेगा कैसे रिएक्ट करना है। अदरवाइज कैसे सीखेगा? एक सीधे वो बड़ा हो के समाज में चला जाएगा, उसको अजनबी होगा, वो वहाँ पे अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए देखिएगा समाज में डिप्रेशन बढ़ रहा है, जहाँ पे लोग एकाकीपन बढ़ रहा है। जब आप मोबाइल फ़ोन को या टैब को अपना दोस्त बना ले रहे हैं। आभासी दुनिया में बहुत दोस्त हैं, हज़ारों लोग आपके फॉलोअर्स हैं, वास्तविक दुनिया में एक भी नहीं है। ये आपको अकेला बनाता है। जब तकलीफ़ होगी, कोई तकलीफ़ आप पे खुदा ना करे आप पे आएगी, जब आएगी तो आपके पास अगल बगल कोई नहीं होगा। आभासी दुनिया के लोग आपको, सब लोग कुछ घर में हो जाता है तो फटाफट RIP लिख के छोड़ देते हैं। अगर डेथ हो गई तो RIP लिख के छोड़ देते हैं। आपको उस RIP से ज़्यादा एक दोस्त की ज़रूरत है जो कंधे पे हाथ रखे कि कोई बात नहीं यार, विल टेक केयर। वो तो नहीं है। तो वहाँ पे दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है, हर उम्र के लिए। बच्चों के लिए तो खासकर ज़रूरी है क्योंकि उनका पूरा विकास होना, उनका व्यक्तित्व बनना है। व्यक्तित्व को बनने के लिए अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे समाज से, अपने साथियों से, अलग अलग तरह के लोगों से, तो आपका विकास नहीं होगा। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो लोग ज़्यादातर है जो शारीरिक फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेंटल फिटनेस की कोई बात नहीं करता। लोग मेंटल फिटनेस को एक गलत सेंस में लेते हैं, एक गलत तरीके से लेते हैं। तो कितना ज़रूरी है इस बारे में बात करना सभी के लिए? बात करना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात बढ़ेगी नहीं और आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। इसलिए बात करना ज़रूरी है। मेंटल फिटनेस आपके व्यक्तित्व का परिचायक है, आपके व्यक्तित्व उसी के थ्रू दिखता है। अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, यू कांट एक्सेल। आप अपने जिस भी विधा में हैं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप मेंटली फिट रहें। कोई भी काम, किसी भी काम में दक्षता तभी आएगी जब आप मेंटली फिट हो। बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट आना चाहता है उसको फिट होना पड़ेगा। अगर आप ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं अपने करियर में तो आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, टू बी वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल। फील्ड पूरा की पूरी दुनिया आज कॉम्पिटिटिव है। जी। तो उस दौर में आपका मानसिक दक्षता ही आपको आगे लेके जाएगी नहीं। उसके बिना तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए तो आपको ओवरऑल फिटनेस मस्ट है। बिल्कुल। और ऐसा देखा भी जाता है कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा, जितने भी लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो सुसाइड भी कर रहे हैं इस वजह से। तो ये एक बहुत एकाकीपन, जी, आप आभासी दुनिया में ज़्यादा रह रहे हैं, वास्तविक दुनिया में कम रह रहे हैं। आप लोगों से बात करना कम पसंद करते हैं। बिल्कुल। फेसबुक पे और अदर सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय आप उनके साथ गुजार रहे हैं। पहले सोशल इंटरेक्शन क्या था? घर परिवार या आसपास के लोग आके बैठते थे एक दूसरे के साथ में। आज कितनी बार हो पाता है? नहीं हो पाता है। मिलते भी हैं तो किसी अलग तरह के फंक्शन में या किसी उसमें गैदरिंग में आते हैं और सब अजनबियों की तरह आते हैं। 10 मिनट मिलते हैं, आधे घंटे मिलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। खुल के जो बात करनी होती है वो शायद समाज नहीं रहा है या समाज बदल रहा है तो वहाँ पे खुल के बात नहीं कर पाते हैं लोग। बहुत अच्छे दोस्त आपके पास नहीं हैं, बहुत अच्छे परिवार के मेंबर नहीं है जिनके साथ आप खुल के बात, अपने सारे मन की बात कह दें, अच्छी बुरी जो भी हो। वो अगर आप करिएगा नहीं तो आप हल्का नहीं हो पाते हैं। आप यू आर कॉन्स्टेंट अंडर स्ट्रेस। सो स्ट्रेस आपको मारता है ना। बिल्कुल। अगर किसी भी कारण से स्ट्रेस हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, वर्क प्लेस का हो,
पारिवारिक हो, कहीं तो बोलने की जगह, कहीं तो वेंट आउट करने की जगह चाहिए। अगर वो वेंट आउट नहीं है तो आप सफ़र करेंगे, आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं, और वो बीमारी के तरीके से निकल के आता है डिप्रेशन के तौर पे। या डिप्रेशन जो आज की डेट में है वो एकाकीपन है। महानगरों का एकाकीपन धीरे धीरे शहरों में आया, शहरों वाली बात शायद गाँव में भी धीरे धीरे जा रही है, वहाँ भी एकाकीपन बढ़ रहा है। वहाँ भी परिवार, बच्चे चले जाते हैं बाहर, बुजुर्ग माँ बाप अकेले रह जाते हैं, बेटा कभी आएगा, बेटी कभी आएगी, आ नहीं पाते हैं, वो लोग बाहर बिजी हैं, तो एकाकीपन तो वहाँ भी बढ़ रहा है। गाँव का समाज भी पुराना समाज नहीं रहा जहाँ पे शाम को सब लोग बैठ के चौपाल जमाते थे। आज तो शायद लगता नहीं कि कहीं चौपाल होता है। बहुत सारी तब्दीलियां भी अब बहुत सारी, समाज तो बदल गया है ना, समाज 70 के 10 सवाल ये भी रहेगा मेरा डॉक्टर साहब की देश में लोगों और युवाओं के बदलते जीवन शैली ने जिस तरह के लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, न सिर्फ उनकी जीवन शैली बिगड़े हैं बल्कि कई तरह की जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ी हैं, जिनमें सबसे बड़ी अगर बीमारी की बात की जाए सबसे ऊपर तो वो डिजीज़ है लीवर डिजीज़, मतलब कि कह सकते हैं पेट से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसे किस तरह से आप बताना चाहेंगे, आखिर किस तरह का जो कॉम्प्लिकेशंस है ज़्यादा देखने को मिलती है अभी अब जिस हॉस्पिटल में, उन्हीं की अगर चर्चा करें तो लीवर से संबंधित जो बीमारियां आती हैं बड़ा कारण क्या देखने को मिलता है? देखिए, लीवर की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण दो हिस्सों में है। एक तो इन्फेक्टिव डिजीज हैं जो पानी के कारण होती हैं, दूसरी जो वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, जॉन्डिस को आम जन की भाषा में जॉन्डिस बोलते हैं। अब जॉन्डिस में दो तरह की चीज़ें हैं कि या तो पानी के थ्रू आएगा, दो टाइप के जॉन्डिस होते हैं वो पानी के कारण आते हैं, बाकी जो होता है वो ब्लड के रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप के थ्रू कन्वे होते हैं। तो एक तो वो सेक्टर हो गया। दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो अल्कोहल के कारण आता है, और एक जो नई डेवलप होती हुई बीमारी है वो है नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, नॉन अल्कोहलिक NaSH बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अल्कोहल नहीं लेते हैं लेकिन फैटी लीवर बढ़ा जा रहा है, आपके लीवर पे फैट बहुत बढ़ा जा रहा है, धीरे धीरे फैट जो है आपके लीवर को खाया जा रहा है। वो आपके हमारे जीवन शैली से आ रहा है, हम बैठे रह रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सिंपली एक ही कारण है। सब घूम फिर के किसी भी बीमारी को देखिएगा तो एक ही लाइफस्टाइल डिजीज में सेडेंट्री लाइफस्टाइल और खान पान। जी ऑफ कोर्स, खान पान आपका रिच हो गया है पहले की तुलना में, और चलना फिरना कम हो गया है, आमदनी ज़्यादा है, खर्चा कम है। सीधे ऐसे देखिए कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं और चलना फिरना ख़त्म कर दिए, तो जो यूज होता था वो ख़त्म हो गया, एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है या तो बेली फैट के तौर पे या अंदर के ऑर्गनों के ऊपर फैटी लीवर जो आप बोल रहे हैं जी उनके तौर पे, तो ये बढ़ी जा रही है। इसमें सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, लीवर में सर्जरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस लीवर की बीमारियां कंजर्वेटिव ट्रीट होती हैं। उसमें लीवर के साथ अगर आप गॉल ब्लैडर की बात करें वहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन, लीवर में बहुत ज़्यादा सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं है अनटिल अनलेस वो ट्रांसप्लांट या उस तरह की रिमूवल पे जाएं। वो एक बड़ा क्षेत्र है जो अलग अलग बीमारियों के कारण लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, कैंसर भी उसमें एक बात है। तो कैंसर हो या लीवर फेल्योर किसी कारण से हो जाए उस टाइम लीवर ट्रांसप्लांट की बात है, अदरवाइज लीवर में सर्जरी बहुत कॉमन नहीं है लीवर पर से। गॉल ब्लैडर की सर्जरी बहुत आम है, जो लीवर से जुड़ा हुआ अंग है, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर उसका अपना उसकी सर्जरी है बहुत कॉमन। मतलब कि आपके मुताबिक ये रेयर केस में देखने को मिलता है लीवर पे सर्जरियाँ बहुत, मतलब सारी बीमारियाँ जो लीवर की हैं मोस्टली वो कंजर्वेटिव ट्रीट होती हैं, एक्सेप्ट फ्यू जहाँ पे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है या उसको रिमूव करना पड़ता है, वो कैंसर है या लीवर फेल्योर है, वो एक्सट्रीम है। जी रूटीन में लीवर बहुत अच्छा ऑर्गन है, वो शरीर का लैब है, वो अपने को खुद जनरेट करता है और आपके हमारे जितने भी निगेटिव चीज़ें उनको टॉलरेट करता है, वो सबको डिटॉक्सिफाई करता रहता है, वो बहुत टॉलरेट करता है। लेकिन अब हम बदतमीजी पे बदतमीजी किए जाते हैं उसके साथ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज़ टू फेल। सो अगर आप मॉडरेट में रहते हैं तो लीवर आपको ठीक रखता है, लीवर बहुत हेल्दी ऑर्गन है, वो अपने को रीजनरेट करता रहता है, आपको स्वस्थ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। सर डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि हार्ट अटैक, जैसे हम मेडिकल टर्म में कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता था पहले कि 50-60 साल की उम्र के बाद के लोगों को ही ये होता था, लेकिन अगर आज की तुलना में अगर आज की बात करें तो आजकल 20 से 21 साल की उम्र वाले लोगों को भी है जो ये कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, और पोस्ट कोविड के बाद इसके केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? सही तो मेडिकल साइंस में अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है क्यों एकाएक होना शुरू हो गया है यंग एज में कार्डियक अरेस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे अलग करना चाहूँगा, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों दो चीज़ें हैं जी। हार्ट अटैक जो है धमनियों में ब्लड क्लॉट बन जाता है, वो उम्र के साथ होता है, खान पान, कोलेस्ट्रॉल और इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है वो सडन कार्डियक अरेस्ट है, वो एकाएक हम और आप बैठे हुए बात करते हैं, एकाएक किसी को हम में से कोई एक सीधे अनरिस्पॉन्सिव होता है, हार्ट का बीटिंग बंद हो जाता है ऑल ऑफ सडन जी। हार्ट अटैक में समय मिलता है, छाती में दर्द होता है, तरह तरह के सिम्टम होते हैं,
कार्डियक अरेस्ट में मरीज को कुछ पता नहीं चलता, वो सीधे बेहोश हो जाता है, दूसरे लोगों को दिखता है कि ये बेहोश हो गया या अनकॉन्शियस हो गया। इसमें आपके पास बचाव नहीं है क्योंकि पता नहीं है किसको होगा, बट ये है कि उसका जो सराउंडिंग है वो उनको हेल्प कर सकता है। उसके लिए एक विधा होती है, हम लोग CPR बोलते हैं, जिससे उनको रिवाइव किया जा सकता है। तो हमारे अस्पताल में हम लोगों ने कोशिश किया कि ये जब अचानक होना शुरू हुआ कोविड के बाद, जब बहुत सारे लोगों का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कोई जिम करते हुए, कोई गाना गाते हुए, कोई कहीं पे उनका डेथ हो गया, तो और आम जनता में बहुत भय होने लगा। काफ़ी सारे लोग आके पूछे सर ये हो रहा है क्या, कैसे क्या करना है। तो फिर मेडिकली हम लोग जब कभी भी अरेस्ट होता है तो हम लोग उसको रिवाइव करने के लिए CPR देते हैं मरीज को। और बाहर के देशों में ऐसा है जहाँ पे माध्यमिक विद्यालय के बाद में उच्च शिक्षा के बीच में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, जहाँ पे बच्चे थोड़ा इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, वहीं से शुरू कर दिया जाता है। तो सब बच्चों को एक सिखाया जाता है कि CPR कैसे करते हैं, अगर आपको अचानक किसी को अनरिस्पॉन्सिव हो जाए तो कैसे करना होता है। तो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया जयप्रभा मेदांता में, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे साथी लोग जाके, हम लोगों ने घूम घूम के सबको, अपने यहाँ भी बुला के लोगों को, तो सबसे पहले व्यवस्था शुरू की, बिहार ट्रैफिक से हमने लोगों को बुलाया, जो यहाँ के बड़े DG साहब थे, उनके साथ में बात करी, उनके लोगों को बुला के, क्योंकि सबसे पहले जो देखिए बिहार में हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो पुलिस को फ़ोन करते हैं, और ट्रैफिक वाले लोग ब्रॉडली सब जगह होते हैं, तो उनको जैसे ही कौन जाए तो वो पहले रिस्पॉन्डर हो जाते हैं। तो जो PCR वाले लोग हैं और ट्रैफिक को, इनको हमने बुला के फर्स्ट रिस्पॉन्डर में सिखाया कि भाई आप ही लोग जाते हैं तो सबसे पहले तो आप ही को मौका मिलेगा करने का, तो आप लोग करें। दूसरा चीज़ हम लोगों ने किया कि शिक्षकों को बुलाया, करीब 100-150 बिहार के अलग अलग हिस्सों से अपने यहाँ पे बुला के सिखाया। ये शुरुआत हम लोगों ने करीब 1 साल पहले जब शुरू किया था, तो सबको बुला के करना शुरू किया। फिर हम लोगों को रिक्वेस्ट आने लगी कि आप आके करिए, हमारे साथ आके, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, सबको लाना संभव नहीं होगा, तो हम लोगों ने जाके करना शुरू किया। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन्होंने पहल करी, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में और 3-4 जगहों पे और पे। तो हम लोग गए उनके यहाँ पे, DM साहब लोगों ने अपने पूरे व्यवस्था में लोगों को बुलाया, 200, 400, 500, जहाँ पे जितने समय हम लोगों ने उनको ट्रेन किया। अभी तक करीब हम लोग मेदांता में 10,000 लोगों को, पब्लिक वो हमारे वो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने ट्रेन किया, और हम आगे भी कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी इसको आगे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे सब लोग, आपको अगर सुरक्षित रहना, भगवान न करे कभी आपको कुछ हो, तो आपके जो आसपास के लोग हैं, जिनके साथ में आपके सहकर्मी जो हैं या घर पे जो लोग हैं, उन सबको आना चाहिए। देखिए कार्डियक अरेस्ट पहले से भी हमेशा ज़्यादा घरों में होता है, अस्पतालों में कम होता है। तो घर में कौन रहता है? परिवार रहता है, तो परिवार को तो आना चाहिए, कैसे रिवाइव कर सकते हैं। और 3 मिनट 4 मिनट का समय है जहाँ पे आप बेसिक कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसको जब आप सीख लेते हैं तो आप उसको बचाने का एक मौका दे सकते हैं। जिंदा अस्पताल ले आइएगा तो उसको हम लोग वापस समाज को वापस कर सकते हैं अच्छे सेहत में। लेकिन अगर आता है और हम लोग आते हैं ब्रॉड डेड कर देते हैं डिक्लेयर, तो फिर कहानी खत्म हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सीखना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत साधारण 5-6 स्टेप्स होते हैं जो हम लोग सिखाते हैं, सबको सिखा रहे हैं, बहुत आसान है। जो आदमी इंस्ट्रक्शन समझ सकता है उनके लिए है, जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। 5-6 इंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोग सबको सिखा रहे हैं, और सबको सीखना चाहिए। आप लोगों को भी सीखना चाहिए, आपके पूरे परिवार, दूरदर्शन परिवार को, आप सब लोगों को सीखना चाहिए। एंड मेदांता की टीम आके अगर आप चाहेंगे तो हम लोग आके आपको बताएंगे कैसे करें। सर, ये चीज़ आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताई थी कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में बहुत लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि दोनों में अंतर क्या है। जैसा कि आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट है जो एकाएक आ जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता, और हार्ट अटैक में थोड़ा पहले दर्द होता है फिर आता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपने बताई। और साथ ही साथ आपने CPR की बात की कि हर लोगों को जानना चाहिए कि कितना ज़रूरी है, मतलब जागरूक होना तो बहुत ज़रूरी है लोगों को। एटलीस्ट अगर डॉक्टर नहीं तो कहीं आमजन ही किसी को आमजन के लिए डॉक्टर और नर्सेस तो दे आर ट्रेंड, क्योंकि वो ICU में जाते हैं, उनको पता है कि ये चीज़ होगा तो उनको क्या करना है। ये उनके लिए नहीं, उनको दे आर एडवांसली ट्रेंड टू हैंडल दिस पार्ट। उनको और भी दवाइयाँ और बाकी सब चीज़ें भी, वो तो मतलब जो आप उनके पास लेके आते हो उसके आगे की जो विधा है वो सब लोग वो करते हैं। लेकिन हर जगह तो अस्पताल अवेलेबल नहीं है ना, हर जगह ICU नहीं है। तो बिना किसी चीज़ के, सिर्फ अपने हाथ से और आपकी इच्छा शक्ति के कारण किसी को बचा दिया जाए, ये बड़ी बात है। और उसमें सिर्फ आपको आगे बढ़ना है। इसमें एक और चीज़ बताया कि आप लोग टीचर्स को भी सिखा रहे हैं, तो क्या स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जा रहा है CPR देना? अभी हम लोगों ने कोशिश की, हम लोग उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने स्कूलों में ये करें। हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को भी सिखाया, जो थोड़े से 13-14 साल के बच्चे हैं उनको भी सिखाया, उनके साथ भी जुड़ रहे हैं। लेकिन शिक्षक की पहुंच ज़्यादा है, शिक्षक तो रोज़ बच्चों से मिलता है, हम लोग तो कभी कभी मिलते हैं, और बच्चे हमसे डरते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, तो हम लोगों से बच्चे थोड़ा दूर रहते हैं। तो शिक्षकों के लिए क्योंकि रोज़ मिलते हैं और उनकी बात बच्चे एज इट मानेंगे। पेरेंट्स की बात शायद बच्चे उतना नहीं मानेंगे जितना शिक्षक की बात मान लेंगे। तो शिक्षक अगर सिखाएगा तो वो बात बहुत दूर तक जाएगी। आगे का समाज बहुत
आप बच्चों को सिखाइए, जब वो बड़े होते हैं तो वो सबको ट्रेंड होते हैं ना। जो बच्चे मतलब कि भारत से विदेशों में जाते हैं मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने, उनके लिए है कि उन्हें किस तरह से लाभ मिलता है वहाँ पर, इसके बारे में जरूर बताएं। और क्या बड़ा कारण है कि यहाँ से वो मेडिकल एजुकेशन लेने बाहर जाते हैं, डिग्री लेने? कारण है कि शायद मेडिकल शिक्षा में के चाहने वाले बहुत हैं, जो इसमें जो लोग जाना चाहते हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और सीटें उसकी तुलना में कम हैं। पढ़ाई की वो बढ़ गई है, जहाँ पे लोग बहुत अच्छे मार्क्स से होते हैं, 95% लेके आने वाले को मान लीजिए मेडिकल मिल जाता है, तो 94 वाला ख़राब तो नहीं है जी। तो वो नहीं कर पाता, तो उसके पेरेंट्स उसको कोशिश करते हैं कि कैसे कहाँ पे मिल जाए। तो जो CIS कंट्रीज़ हैं, जो USSR वाली कंट्रीज़ हो गई, चाइना है, फिलीपींस है, इन सब जगहों पे, शायद पोलैंड भी है, जहाँ पे बच्चे जाके अच्छी मेडिकल शिक्षा कर सकते हैं। वहाँ पे फीस देना पड़ता है, फीस देके बेनिफिशियल है वहाँ बाहर में। मेडिकल शिक्षा बेनिफिशियल तो सब जगह है, पढ़ाई तो सेम ही है ना, शरीर सेम है, वहाँ के लोगों को वहाँ के डॉक्टर ट्रीट करते हैं, तो पढ़ाई तो उनकी भी सेम ही है, दवाइयाँ भी सेम ही हैं। भाषाओं का अंतर रहता है, भाषाएं जो हैं जिस जगह पे जाइएगा उसमें वहाँ की भाषा होगी। अब उसमें भी शायद इम्प्रूवमेंट आई है कि वो इंग्लिश में पढ़ाने लगे हैं, तो थोड़ा बेटर हो गया जी। वहाँ उस देश के लिए तो वही मेडिकल शिक्षा है ना जी। तो आप उस शिक्षा में जाके ले रहे हैं। मेडिकल साइंस चेंज नहीं होता है, किताबें बदलती हैं, राइटर ये होगा दूसरा होगा, बट शिक्षा तो वही है। जी। अब आप कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना आगे लेके आते हैं, वो बात रहेगी, बट उसमें कोई शिक्षा में अंतर नहीं है। जी। जी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की शिक्षा और PMCH की शिक्षा या NMCH की शिक्षा, किताबें सेम है, पढ़ाने वाले लोग सेम है, सब तंत्र सेम है। शायद एक हम अपने मन में रहते हैं नहीं एम्स वाला डॉक्टर बेटर होगा, है कि नहीं? जी। वैसे ही होगा कि आप दूसरी जगहों पे देखते हैं कि भाई वो शायद चूंकि पता नहीं है तो शायद अच्छा नहीं होगा, बट अपने देश के लिए तो वही शिक्षा, वो स्वास्थ्य व्यवस्था बनाता है ना जो मेडिकल कॉलेज है। जी। और साथ ही से जानना चाहूँगी कि अगर बात करें भारत की, तो आर्थिक असमानता के कारण है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में जो लोगों को उपलब्धताएं मतलब कम हो रही हैं। तो अगर बात करें केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत की, तो इससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, इस बारे में हमें बताएं। लोग फ़ायदा लेना नहीं चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी बातचीत हो रही थी जो यहाँ के मिशन डायरेक्टर हैं उनके साथ में, तो लोग अपना कार्ड नहीं बनवाते हैं, वो तो फ्री सरकार कर रही है। जी। सरकार हर तरह से प्रचार प्रसार कर रही है, सब लोगों को आयुष्मान का नाम पता है, लेकिन उसका कार्ड बनवाने की ज़रूरत है, वो बनवाते ही नहीं है। अगर बनवाइएगा नहीं तो सुविधा कैसे मिलेगी? बिल्कुल। जानकारियाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, जानकारी होने के बाद लोग उस पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्वास्थ्य के जो नुकसान है उसको लोग मान लेते हैं कि शायद ये दैविक आपदा है जी। और वो उसको इसी तरह ट्रीट किया जाता है, उसके लिए प्लानिंग नहीं किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। समय बदल गया है, अब हर चीज़ आप स्टेट पे नहीं छोड़ सकते हैं कि सरकार करेगी तो होगा। आपको अपने लिए अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में आपको थोड़ा सा बजट स्वास्थ्य के लिए रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चेंज हो रही हैं और अगर आप उस तरह की अर्निंग नहीं है, आप प्लानिंग नहीं कर सकते तो सरकारी व्यवस्था में आइए। आयुष्मान आपको बहुत बढ़िया स्कीम है, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस देता है आपको। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको कार्ड तो बनवाना पड़ेगा। जी। व्यवस्था में आने के लिए वो कार्ड पहला स्टे है। आप कार्ड बनवाइए, उसके बाद तो सारी व्यवस्था सरकार कर रही है। सर कार्ड बनाने का प्रोसेस के बारे में अगर जाने तो मतलब हर जगह, हर CO ऑफिस में, हर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में काउंटर खुले हैं आयुष्मान भारत के। आपको वहाँ जाके अपने आधार कार्ड या जो भी आपका पहचान पत्र है उसके साथ जाइए, वहाँ पे एनरोल करवाइए। बहुत साधारण प्रक्रिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाती है। बिहार गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरे मिशंस बने हुए हैं और बहुत बड़ा मिशन बना हुआ है। उसमें अनफॉर्चुनेटली लोग जाते नहीं, करवाते नहीं हैं। जो जनप्रतिनिधि वहाँ के लोकल क्षेत्र में, उनको इनकरेज करना चाहिए लोगों को। वो करेंगे तो 5 लाख रुपए, बहुत 5 लाख में लगभग सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। बहुत कम बीमारियां जो 5 लाख से ज़्यादा आपका खर्च होगा उसके इलाज में। लेकिन वो अगर आप जहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट आप एक्सपेंस नहीं कर पा रहे हो, फ्री में ले नहीं रहे हैं, तो फ्री में लीजिए ना भैया, आपको मिल तो रहा है। यानी कहीं जानकारी का अभाव हो रहा है, अवेयरनेस नहीं है शायद, इस वजह से इतने बड़ा स्कीम का जो लाभ है हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी है इसी चीज़ को लेकर। एक और अहम सवाल हमारा ये रहा कि जो छात्र मेडिकल शिक्षा यहाँ प्राप्त करते हैं भारत में, अगर वो विदेश में जाते हैं फॉरेन कंट्री में, तो उनके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है? क्या टर्म एंड कंडीशन उन पर लागू होता है अगर बाहर में उनके लिए कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढने जाते हैं तो? मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो उन जगहों पे जाना चाहते हैं जो विकसित देश हैं, वहाँ पे उनको स्किल सीखने को मिलता है और हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया में उनकी ट्रेनिंग होती है। तो अमेरिका की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे USMLE करके एग्ज़ाम है, UK के लिए प्लैब का एग्ज़ाम है, लाइसेंसिंग एग्जाम है, ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका लाइसेंसिंग एग्जाम है। हर जगह के जाने पे प्रैक्टिस करने के लाइसेंस, इंडिया में भी हम लोग जाते हैं, हम लोग को लाइसेंसिंग का सर्टिफिकेट मिलना पड़ता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हम लोग को पहले देती थी, अभी
दूसरी संस्था में जो बनी है वो देती है। तो लाइसेंस हम लोग को लेना पड़ता है, हम लोग को लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट दुनिया में कहीं भी करे, उनको उन देशों में काम करने के लिए वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। हमारे यहाँ भी कोई बाहर का डॉक्टर आएगा, बाहर शिक्षित डॉक्टर, उसको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको देके हमारे यहाँ उसको सर्टिफिकेट मिलता है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। वैसे ही हमारे पे भी एप्लीकेबल है। मुझे अगर बाहर जाके काम करना तो मुझे उस देश का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मैं पास हो जाऊँगा, मुझे रजिस्ट्रेशन दे देगा। मतलब कहीं भी सेटल हुआ जा सकता है मेडिकल साइंस में। बिल्कुल ऐसी फॉरबिडन नहीं। अब वीज़ा की प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें लेटर ऑन आती हैं, क्योंकि सब लोग 100% लोगों को तो बुलाएंगे नहीं। अब इंडिया की पॉपुलेशन अगर यूके जाए, यूएस जाके बस जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो वो वीज़ा के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बट एग्ज़ाम देने तक कोई पाबंदी नहीं। एग्जाम दे के आप यू कैन बिकम एलिजिबल टू सर्व देयर। फिर नौकरी मिलनी चाहिए ना, आप काम कहाँ करें, नौकरी नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे। लाइसेंस आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद आप नौकरी ढूंढिए, मिल जाएगी तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा। जी। और सर साथ ही एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी कि महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आजकल के जो आम जन है उनका स्वास्थ्य के पे किए जाने वाले जो खर्च है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, और ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मुख्य कारण हो सकता है गरीबी बढ़ने का। तो इससे आप कितना सहमत हैं? गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण तो नहीं होगा, बट हाँ कोई बहुत हाई कॉस्ट होता है तो कुछ परिवारों में डेफिनेटली ऐसा सुना जाता है कि वो गरीबी में धकेल दिए जाते हैं या निम्न वर्ग में आ जाते हैं। देखिए, प्लानिंग के बिना आज की डेट में स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना मुश्किल है। तो आपको अपने दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं उनमें एक छोटा सा अमाउंट या तो इंश्योरेंस के लिए या किसी तरह से हेल्थ के लिए सेव करके रखना चाहिए। सबको पता है कि एक सर्टेन एज आने के बाद कुछ बीमारियां होंगी, आप उसकी प्लानिंग करके रखें। जब पता है कि 50 या 60 के उम्र के बाद हमको दिल की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक छोटी सी प्लानिंग करके रखिए। एक छोटा सा इंश्योरेंस कम उम्र में लीजिए, बहुत सस्ता पड़ता है। अगर आप कम उम्र में लेते हैं इंश्योरेंस बहुत सस्ता पड़ता है। होता है कि हमारे यहाँ जो अभी ट्रेंड है कि उसमें क्या होता है, जब डॉक्टर बोल देता है कि फलाने सर्जरी करनी है, फलाना बीमारी करनी, तब जाते हैं इंश्योरेंस खरीदने के लिए। तब तो इंश्योरेंस नहीं देगा जी। लेकिन पहले से अगर आप लेके रखते हैं तो आपको घर से कोई पैसा नहीं लगेगा। बहुत ही छोटा ये चीज़ जो आपने कही कि लोग प्लानिंग नहीं करते, इस बारे में सोचते ही नहीं है कि एक मेडिकल मतलब स्वास्थ्य के लिए भी हमें पैसे पता भी रहता है, बट नेग्लेक्ट करते हैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं कि अरे कौन इसके लिए करेगा, छोड़ो, जब होगा तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे। नहीं, आप जानते हैं कि ये होगा, तो इसलिए आज से प्लानिंग करके रखें। एक छोटा सा इंश्योरेंस लेके रखें, समय के साथ उसको वो अपने आप बढ़ता भी जाता है। अगर आप उसमें क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस बढ़ता रहता है। अगर आप में वो भी सामर्थ्य नहीं है तो आप आयुष्मान भारत के थ्रू आएँ, जहाँ पे जिनकी इनकम कम है उनके लिए आयुष्मान भारत है। उसमें वो भी एक तरह का इंश्योरेंस स्कीम है जो भारत सरकार दे रही है, आपके बदले सरकार व्यवस्था दे रही है। तो उसको कहीं से तो अपने को प्लान कीजिए, ताकि जब भगवान न करें आपको कोई ज़रूरत पड़े, जब ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ अवेलेबल हो। उस टाइम पैसों के लिए कम से कम इलाज नहीं रुक पाए जी। और फिर सरकारी व्यवस्था है जहाँ पे आपको पैसा नहीं देना पड़ता, वो भी तो अवेलेबल है। बिल्कुल। थोड़ा विश्वास उन पर कम हो रहा है क्योंकि प्राइवेट के अस्पतालों की ज़्यादा विजिबल है जी। तो लोग पुराने सिस्टम में नहीं जाना चाहते हैं। तो नहीं जाना, ज़रूर समय से पहुंचिए। अगर छोटा सा तकलीफ होती है आप तुरंत जाके दिखा लीजिए, सस्ते में इलाज होगा। जब तक कोई बीमारी बढ़ के नासूर नहीं बन जाती जाते नहीं हैं। छोटा सा फोड़ा होता है नहीं दिखाते हैं, जो वो इतना बड़ा हो जाता है तब जाते हैं। डॉक्टर के लिए भी काम मुश्किल हो जाता है। दर्द हो रहा है शुरू में दिखा लीजिए, शायद 2 गोली से काम चल जाएगा जी। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक छोटी बीमारी जिसको हम बहुत आम बीमारी समझते हो, एक बड़ा बीमारी का रूप ले लेता है। छाती में दर्द हो रहा है, लोग नेग्लेक्ट करते रहते हैं। अब हार्ट अटैक हो जाता है, घर पर उठा के अस्पताल में लेके आता, तुरंत स्टेंटिंग करो, फलाना करो, दिखाना करो। पहले से दिखाएंगे तो शायद जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल जी। कैंसर तो मोस्टली नेग्लेक्टेड है कि आप सिम्टम नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो कैंसर आप हमेशा ग्रेड 3 ग्रेड 4 में ही मिलता है। अगर समय से टाइमली इलाज करेंगे तो कैंसर जल्दी पकड़ा जाएगा। छोटे छोटे जो ईयरली एनुअल हेल्थ चेकअप होता है उस तरह का चीज़ करें, आपकी कई सारी बीमारियां उसमें निकल के आएंगी। लोग सोचते हैं कि नॉर्मल आया तारे पैसा बर्बाद हो गया। नॉर्मल आ गया आपको तो अच्छा है कि आप स्वस्थ हैं, ये एक सर्टिफिकेट हो गया। नॉर्मल आने के बाद लोग हंसते हैं, बिना मतलब का करवा लिए। बिना मतलब का नहीं करवाना। अपने 1 साल में कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे आपके कोई भी ऑर्गन प्रभावित हुए तो बड़ी बात है जी। तो टाइम बहुत ही मैटर करता है इसमें। जितना जल्दी आपको पता चलेगा, आप समय कोई भी सिम्टम उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। कोई भी सिम्टम हो, अगर आप अनकंफर्टेबल आप महसूस कर रहे हैं किसी भी तरह की चीज़ों में, आप उसको जांच कराएं, डॉक्टर से मिले, रेलिवेंट स्पेशलिस्ट को मिले। ठीक है। एक और अहम सवाल है, बिहार प्रदेश के अगर गाँव की बात की जाए तो किस तरह की बेहतर से बेहतर मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पर पहुँचे, उसके लिए सरकार या फिर आपकी संस्था द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है या फिर कोई नीति बन रही है, संक्षेप में जरूर बताएं। और साथ ही इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी कि अगर टेलीमेडिसिन की हम बात करें तो इस सेवा को उपयोग करके जो क्षेत्र है, मतलब शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें कितना ज़्यादा सुधार हो रहा है और इसको कितना विस्तार देने की ज़रूरत है, इस बारे में भी बताएं। ओके, सो दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जो ग्रामीण सेवा क्षेत्र में देखिए, हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, कैंप्स करते हैं। हम लोग ने अभी तक
करीब 1 साल में करीब 600 कैंप किए हैं जी। गांव-गांव में जगह जगह जाके। एक तो ये हमारा अपने अस्पताल के द्वारा हो गया। सरकार की पीएचसी सरकार इंप्रूव कर रही है, वहाँ पे सुविधाएं डॉक्टर नर्सेस मुहैया कर रही है, दवाइयाँ एक आप रोज़ पेपर में देखते हो कितनी दवाइयाँ सरकार ने पीएचसी में एसेंशियल कर दिया, कितनी दवाइयाँ अवेलेबल होंगी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी निश्चित कर दी है। वहाँ जाना पड़ेगा। टेलीमेडिसिन एक अच्छी क्रांतिकारी चीज़ है। लगभग दुनिया के सारे अस्पताल, जितने बड़े अस्पताल हैं, वो आज फ़ोन पे आपको कंसल्ट दे रहे हैं। आपको किसी भी बड़े नाम को सोच रहे हैं कि उनको आपको मिलना है, आप फ़ोन पे उनका क्लिनिक सारे अस्पतालों का चल रहा है। इनफैक्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, सरकारी अस्पताल भी कर रहे हैं। आप उनका अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फ़ोन के थ्रू उनको कंसल्ट कर लीजिए, अपने घर में बैठे हुए, गाँव में बैठे हुए, कहीं से कर लीजिए। बट वो यूज़ करना आना चाहिए। उसमें उनकी पेमेंट भी उसी के थ्रू हो जाती है, डिजिटल पेमेंट के थ्रू। आप किसी भी अस्पताल को किसी भी तरह की सुविधाएं आज टेलीमेडिसिन के थ्रू आप ले सकते हैं। कोई भी कंसल्ट किसी भी तरह का अपने गांव में घर में बैठ के आप कर सकते हैं। सारे अस्पताल, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जी। मेदांता का अपना क्लिनिक ऐप है जिसमें हम लोग, हमारे सारे जितने स्पेशली गुड़गांव में हैं, इंदौर में हैं, लखनऊ में हैं, पटना वाले सब लोग घर के बैठे बैठे आप कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग हमारे डिस्चार्ज होते हैं ना इलाज के बाद, तो अगर कोई दूर से आए, पूर्णिया से, भागलपुर से आए, तो फॉलोअप के लिए वो क्लिनिक यूज़ करते हैं। उनके लिए आसान है, घर पे बैठे बैठे आना नहीं पड़ेगा पटना, वहीं से बैठे बैठे फॉलोअप हो गया। जी, डॉक्टर रविशंकर जी, आप इस कार्यक्रम में आए, अपना अनुभव और स्वास्थ्य को लेकर आपने जो भी जानकारियाँ दी, उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये बात अवेयरनेस के रूप में पहुंचेगी और इसका जो लोग हैं अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राकेश, धन्यवाद मुस्कान। तो दर्शकों, आज का हमारा खास कार्यक्रम बिहार अभियान का अंक आपको कैसा लगा, खत लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके खत का। तो उठाएं कागज और कलम, लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।